चलिए दोस्तों, आज बात करनी है अगर किसी बॉडी में से कोई पार्ट आप निकाल रहे हो तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे कोई शेप दे रखा है। अगर वो शेप में से अगर इतना पार्ट हम निकाल दे, अगर इतना पार्ट निकाल दे तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसके बारे में ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं हम। देख लो, मान लो फिगर में आपको दे रखी है एक डिस्क। चलिए मान लीजिए ये डिस्क है और डिस्क का मास हम मान लेते एम है और इसकी रेडियस आर है। अगर ये डिस्क में से हम कोई छोटा सा पार्ट निकाल दे, मान लो इसको हमने यहां से कट कर दिया, तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, यही हमें निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ये जो हमने पार्ट यहां से निकाल दिया, जो पार्ट हमने कट कर लिया है, आपको पहले वो कटिंग बॉडी का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे कटिंग बॉडी का मास। आपको ये मास निकालने के लिए एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको वो याद रखना है। क्या करना है, कटिंग बॉडी का मास इक्वल टू नेट मास बाय नेट एरिया। क्योंकि ये डिस्क है, अगर ये डिस्क हुई तो क्या इसका मास पूरे एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो आपको करना है नेट मास बाय नेट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। आपको जितनी बॉडी का एरिया चाहिए, जितनी बॉडी का मास चाहिए, उस बॉडी का एरिया यहां पे रखना है। नेट मास बाय नेट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया से आप निकाल सकते हो कि जो पार्ट यहां से कट किया है वो पार्ट का मास कितना होगा, आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे कि यहां पे नेट मास हमारा m है। अगर ये डिस्क हुई तो यहां पे सारा मास इसकी सरफेस पे यानी कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हमने ये किया है नेट मास बाय नेट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। मान लो अगर यहां पे स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो हमें क्या करना पड़ता, वहां पे पूरा मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें ये करना पड़ता नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये करना पड़ता। लेकिन यहां पे डिस्क है, डिस्क है तो पूरा मास इसकी सरफेस पे बटा हुआ है, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो नेट मास बाय नेट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे थोड़ा थोड़ा पता वैसे भी चलता जाएगा हमें एग्जैक्टली करना क्या है। नेट मास बाय नेट एरिया, अगर ये डिस्क है, इसकी रेडियस आर है, तो ये एरिया हो जाएगा कुछ पाई आर स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये पूरी डिस्क है, उसकी अगर ये रेडियस है तो हमने जो डिस्क काट ली है उसका ये डायमीटर हो जाएगा। अगर ये पूरी डिस्क की रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस हो जाएगी, पूरी डिस्क की रेडियस है लेकिन हमने जो काट लिया है उसका ये डायमीटर है। अगर उसका डायमीटर है तो हमने जो काट लिया है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्या उसकी रेडियस r/2 हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी रेडियस r/2 हो जाएगी। तो हमें कितना मास चाहिए, कितने एरिया का मास चाहिए, तो पाई वहां पे रेडियस हमने देखी r/2 हो जाएगी, तो r/2 का स्क्वायर, क्या यही होगा। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। ये जो हमने पार्ट कट कर लिया है उसका मास हो जाएगा m/4। चलिए थोड़ा अगर आप ध्यान से पैटर्न यहां पे देखो तो आपको क्या करना है, अगर आपकी रेडियस r/2 की है, जो आपने कट कर लिया है वो बॉडी की रेडियस r/2 है, तो मास कुछ ये हो जाएगा m/4। स्क्वेयर करना पड़ेगा, देख लो भाई यहां पे एरिया है, स्क्वेयर करना पड़ेगा। अगर आपने रेडियस आधी काटी है तो मास कुछ 4 टाइम कम हो जाएगा। मान लो यहां पे अगर ऐसा हुआ होता कि रेडियस r/3 कट कर ली है, तो आप सोचो यहां पे मास क्या होगा। तो आप यहां करोगे r/3 का स्क्वेयर। अगर r/3 का स्क्वेयर करोगे तो पाई आर स्क्वेयर तो वैसे भी कट जाएगा, मास हो जाएगा m/9। अगर मान लो आपने यहां r/4 रेडियस कट कर ली होती तो यहां हो जाता m/16, क्या यही होता। अगर आपने यहां r/5 कट कर ली होती तो क्या यहां m/25 हो जाता। तो आपको अगर ये याद है
कि अगर कटिंग बॉडी r/2 रेडियस की है तो उसका मास m/4 हो जाएगा, कटिंग बॉडी अगर r/3 रेडियस की है तो मास हो जाएगा m/9, वैसे ही r/4 है तो m/16 और r/5 है तो m/25 हो जाएगा। हाँ, तो ये बात आप याद रख लो, क्योंकि हर बार हम ये करेंगे नहीं, हमें थोड़ा याद होना चाहिए ताकि हम एमसीक्यू फटाफट कर सके, जल्द से जल्द कर सके। देखिए, अब हमारा सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जैसे ही आपने पढ़ रखा है, सेंटर ऑफ मास, बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको ये करना है m1x1 माइनस m2x2 बाई m1 माइनस m2। अब यहां पहले ये देख लो m1x1 m2x2 है क्या। m1 जो कि पूरी बॉडी का मास है, m1 जो कि पूरी बॉडी का मास है, x1 पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। पूरी बॉडी का मास m हमने पहले मान लिया है और उसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते ओरिजिन पे है। हम हर बार पूरी बॉडी का मास ऐसे सवाल में ओरिजिन पे ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिन पे मानेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये क्या है? ये है कटिंग बॉडी का मास, जो हमने काट लिया है उसका मास कितना होगा? x2 क्या होगा? पूरी बॉडी का मास और कटिंग बॉडी के मास के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी भी आप बोल सकते हो। चलिए वापस जान लीजिए, m1 क्या है? m1 है पूरी बॉडी का मास, x1 है पूरी बॉडी का मास जहां पे लाई कर रहा है वो, और वो हम हर बार ओरिजिन मान लेंगे। m2 क्या है? m2 है कटिंग बॉडी का मास, और x2 क्या है? पूरी बॉडी के मास का सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहां से हमने काट लिया है वो सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। अगर यहां पे बात की जाए तो पूरी बॉडी का मास m है और पूरी बॉडी का मास एग्जैक्टली यहां बीच में जो सेंटर होगा वो सेंटर पे होगा, हम मान लेते वो ओरिजिन है, तो क्या x1 यहां पे 0 हो जाएगा? चलिए, कटिंग बॉडी का मास हमने नीचे निकाला है, क्या ये m/4 हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये m/4 हो जाएगा। और x2 क्या है? दोनों सेंटर के बीच की दूरी, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी भी आप बोल सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा? ये दूरी देख लो भाई, यहां पे ये दूरी क्या r/2 हो जाएगी? मैं लिख लेता हूं m/4 इंटू r/2। नीचे क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2, माने पूरी बॉडी का मास माइनस कटिंग बॉडी का मास। क्या ये हो जाएगा? ये पहला टर्म तो यहां हमारा वैसे भी 0 होने वाला है, तो आ रहा है माइनस m/r/8, और नीचे हो जाएगा कुछ m माइनस m/4, 3m/4। क्या हो जाएगा? अगर यहां पे काट लो तो क्या ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 नीचे चला आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, मास मास भी कट जाएगा, माइनस r/6। माइनस यहां पे ये दिखा रहा है कि अगर आपने बॉडी यहां से काटी है तो सेंटर ऑफ मास अपोजिट में जाएगा, और यहां ही जाना चाहिए क्योंकि यहां पे ज्यादा मास है। तो हम अब सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास जो बॉडी कट कर लिया उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसके y कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हमने कुछ काटा नहीं है, हमने x डायरेक्शन में काटा है, तो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव में चला जाएगा, y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हो जाएंगे, -r/6, 0। हाँ, अगर आपने ये बॉडी जो काटी है वो अगर यहां ऊपर से काटी होती तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाता, अगर आपने यहां से काटी होती तो सेंटर ऑफ मास इधर चला जाता, ये भी आप जान लो। लेकिन ये डिस्क है तब की बात हमने की, मान लो कभी कभी ये भी हो सकता है डिस्क की जगह पे आपको स्फीयर दे दिया हो, मान लो सेम इसी जगह पे स्फीयर दिया होता तो हम क्या करते, देख लेते हैं। अगर स्फीयर दिया होता तो हम क्या कर लेते। चलिए, मान लीजिए यहां पे स्फीयर आपको एक बता दिया है, उसका मास m है और उसकी रेडियस r है, ये हम मान लेते हैं। चलिए, एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का मास m, स्फीयर की रेडियस r हमने मान ली। बिल्कुल यहां भी पहले हमें क्या करना है, जो भाग हमने कट कर लिया है, जो पार्ट हमने निकाल दिया है, वो पार्ट का मास हमें निकालना है। जैसे हमने पहले बताया मास कैसे निकाल सकते हैं,
तो मास का फॉर्मूला, यहाँ पे मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मास ऐसे लेना चाहिए, नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे पूरी बॉडी का मास हमने m मान लिया है और इसके रेडियस आर है, तो क्या वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना, अब पूरी बॉडी का ये रेडियस है, पूरी बॉडी का, अगर पूरा ये स्फीयर है तो पूरे स्फीयर की क्या ये रेडियस हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे स्फीयर की रेडियस हो जाएगी, लेकिन जो पार्ट हमने कट कर लिया है क्या उसके लिए ये डायामीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए डायामीटर हो जाएगा। तो जो पार्ट हमने कट कर लिया है उसकी रेडियस कितनी होगी, क्या उसकी रेडियस r/2 हो जाएगी। अगर उसका डायामीटर r है तो क्या उसकी रेडियस r/2 हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब आप यहां पे जान लो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब तो वैसे भी कट जाएंगे, मास हो जाएगा m/8। थोड़ी पैटर्न यहां भी जान लो, क्या करना है, अगर आपको दिया है रेडियस r/2 तो यहां पे मास हो जाएगा कुछ m/8, क्यूब करना है यहां पे। अगर मान लो यहां पे दिया होता r/3 तो कटिंग बॉडी का मास हो जाता m/27। अगर यहां दिया होता r/4 तो कटिंग बॉडी का मास हो जाता m/64। वहां पे हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब करना है। कब करना है ये, जब मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो। वहां पे मास सिर्फ सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट था, सरफेस का एरिया निकाला जाता है, एरिया में स्क्वायर आता है, इसलिए हम मास स्क्वायर टाइम कम करते थे। यहाँ पे मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब आएगा, इसलिए मास कुछ क्यूब टाइम कम हो जाएगा। थोड़ी ये पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लो ताकि एग्जाम में बार बार इसमें दिक्कतें खड़ी ना हो। बाकी तरीका वही है जो हमने देखा था, फॉर्मूला वही लगाना है, तरीका भी वही है। सेंटर ऑफ मास, बची हुई बॉडी के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने कुछ ऐसे लिखा था, m1x1 माइनस m2x2 बाई m1 माइनस m2। अब आपको पता होना चाहिए m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। क्या m1 पूरी बॉडी का मास था। जी हाँ दोस्तों, m1 पूरी बॉडी का मास था, x1 पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, हालांकि हम इसे ओरिजिन पे मानने वाले हैं। m2 कुछ कटिंग बॉडी का मास हो जाएगा और x2 दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी हो जाएगी। चलिए पहला टर्म तो हमारा हर बार हम 0 0 ही ले लेंगे, क्यों, क्योंकि x1 हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो पहला तो वैसे भी 0 हो जाएगा। दूसरा, कटिंग बॉडी का मास हो जाएगा m/8 और दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होगी कुछ r/2। एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ, एक का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो ये हो जाएगी कुछ r/2। नीचे हो जाएगा m माइनस m/8, m माइनस m/8, नीचे बचेगा कुछ 7m/8, तो ऊपर बचा माइनस m/8 r/2, नीचे बचा कुछ 7m/8, m/8 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कुछ माइनस r/7 2 जा 14 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा। अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, माइनस r/14, 0। चलिए आगे बात करते हैं, अगर मान लो ये डिस्क होती, डिस्क, और यहां पे मान लो r/4 रेडियस का कोई पार्ट हमने निकाल दिया है। आपको यहां पे बता दिया है r/4 रेडियस का मास हमने निकाल दिया है। अगर इसकी रेडियस r/4 है तो क्या मास m/16 हो जाएगा। जी हाँ, हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर ये डिस्क है तो मास पूरी सरफेस पे बटा हुआ है, हमें मास स्क्वायर टाइम कम करना है। देखिए बिल्कुल सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, m1x1 माइनस m2x2 बाई m1 माइनस m2। क्या करना, m1x1 तो वैसे भी हम 0 ले रहे थे, m2 माने कटिंग बॉडी का मास, कटिंग बॉडी का मास m/16 था, x2 माने दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। चलिए एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ, एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अगर ये पूरा डिस्टेंस r है और अगर ये r/4 हम निकाल दे तो क्या बचा हुआ 3r/4 हो जाएगा। जरा वापस देख लो, यहाँ पे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे कटिंग बॉडी का हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए।
अगर ये पूरा आर है उसमें से आप r/4 निकाल दो तो क्या बचा हुआ 3r/4 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं m2 x2, m2 माने m/16, x2 माने 3r/4, नेट हो जाएगा m माइनस m/16। चलिए थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस m/16 3r/4, नीचे हो जाएगा m माइनस m/16 माने 15 m/16। m/16 m/16 तो वैसे भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा कुछ ऐसे, ऊपर बचा -3r/4 और नीचे बचा है कुछ 15। 3 5 15 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, -r/20। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं -r/20, 0। तो ऐसे निकालते हैं कटिंग बॉडी का मास। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर बॉडी कट कर ली जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगी। तो देखना ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।